मेरा नाम अंजलि है। मेरी शादी संजय से 3 साल पहले हुई थी। इन 3 सालों का मुझे ज़रा भी पता नहीं चला क्योंकि मेरी सास और संजय इतने अच्छे थे कि मुझे अपने पीहर की कभी याद ही नहीं आने दी। संजय हर वक्त मेरा ख्याल रखते, मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करते और हमेशा अपने पलकों पर मुझे बैठाकर रखते। वहीं पर मेरी सास अपनी बेटी जैसी ही मुझे रखती। अगर कभी मेरी तबीयत खराब होती तो अपनी जी जान लगा देती मेरी सेवा में। मुझे कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं उनकी बहू हूँ। दरअसल संजय मेरी सास के इकलौते बेटे थे। मेरे ससुर संजय के बचपन में ही गुजर गए थे। उसके बाद मेरी सास ने ही संजय का पालन पोषण किया और उन्हें पढ़ाया लिखाया। संजय अब एक सरकारी नौकरी करते थे। बहुत ही सादा और साधारण जीवन जी रहे थे हम लोग। एक दिन मेरी माँ का फ़ोन आया। वो कहने लगी कि अंजलि, तुम्हें तो कभी हमारी याद ही नहीं आती। जब से तुम्हारी शादी हुई है बस एक दो बार ही आना हुआ है हमारे पास। क्या हुआ, हम लोगों को भूल तो नहीं गई? तभी मैं कहने लगी, नहीं नहीं माँ, दरअसल घर में मेरे सिवा कोई भी नहीं है जो मेरी सास के साथ समय बिताए, क्योंकि संजय तो सवेरे ही ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। तभी मेरी सास अकेली रह जाती है। इसलिए मैंने सोचा कि मेरी सास अकेली पूरा दिन कैसे निकालेगी, इसलिए मैं वहाँ नहीं आ पाती। और वैसे भी कभी कभार मन होता है तो मैं मिलने आ भी जाती हूँ ना। तभी मेरी माँ हंसने लगी और कहने लगी, बेटा मैं तो मजाक कर रही थी। हम लोगों के लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि हमारी बेटी अपने ससुराल में अपने पीहर की तरह ही रह रही है। कोई माँ बाप ऐसा नहीं है जो यह चाहता है कि उनकी बेटी उनके पास आए और अपने ससुराल से ज़्यादा हमारा मोह करे। हम तो बस यही चाहते हैं कि तुम अपने पति और अपनी सास का जी जान से ख्याल रखना और हमेशा उनकी उम्मीदों पर खरी रहो। ऐसे ही कुछ देर बातें करने के बाद फ़ोन कट कर दिया और मैं अपनी सासू माँ के लिए चाय बनाने लगी। फिर हम दोनों ने बैठकर चाय पी। ऐसे ही दिन निकलते गए। तभी मुझे एक दिन अजीब सा लगा कि कल शाम को मेरी सास ने नई चादर अपने बेड पर बिछाई थी, लेकिन सवेरा उठने से पहले चाय तक नहीं पी। उसे पहले वह उस चादर को बदलने लग गई। आखिर ऐसा क्या गिर गया था उस चादर पर? तभी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा कि कल रात को ऐसे ही चाय वगैरह पी होगी। दरअसल मेरी सास को नींद की समस्या है। रात को बहुत कम नींद आती है, जिसकी वजह से वह चाय वगैरह बनाकर पी लेती है। मैंने सोचा चाय वगैरह के छींटे गिर गए होंगे, जिस वजह से माँ चद्दर बदल रही है। मैंने उस बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और ना ही मैंने अपनी सास से पूछा। बस उस बात को अनदेखा कर दिया। लेकिन दूसरे दिन फिर वही बात फिर से हुई। मेरी सास सुबह उठते ही चद्दर बदलने लग गई। वह रात को एकदम सफ़ेद नई चद्दर अपने बिस्तर पर लगाती थी। अब तो मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा। मुझे यह वहम नहीं लगा, क्योंकि हर रोज़ तो कुछ नहीं गिरता है। तभी मैंने अपनी सास से पूछना चाहा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ऐसे ही बदल रही होगी। ऐसे एकदम से जाकर पूछना ठीक नहीं है। इसलिए मैंने अपनी सास से ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। फिर ऐसे ही दिन निकलते गए। अब तो मैं रोज़ाना देखती कि मेरी सास शाम को सोते वक्त नई चादर लगाती और सुबह उठकर अपनी चाय पीने से पहले ही बदल देती। खैर, एक दिन मैंने अपनी सास से पूछ ही लिया कि माँ जी, आप रात को एक नई चादर अपने बिस्तर पर लगाती हैं और सुबह चाय पीने से पहले ही उस चादर को बदल देती है। अगर कुछ गिर जाता है तो मुझे बोल दिया करे, मैं साफ कर दूंगी। तभी मेरी सास मेरे सवाल को सुनकर एकदम से घबरा सी गई, मानो वह मुझसे कुछ छिपा रही है। इसलिए उन्होंने कहा, नहीं नहीं बेटा, मैं तो ऐसे ही बदलती हूँ। मुझे रात को सोई हुई चादर अच्छी नहीं लगती है। तभी मुझे बहुत अजीब सा लगा। अब तो मुझे शक होने लगा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं, आज तक माँ ने चादर नहीं बदली और जब कभी बदलनी होती तो 10-15 दिनों में ही बदलती थी। लेकिन अब अचानक माँ को ऐसा क्या हो गया कि उन्हें रात की बिछाई हुई चादर सवेरे अपने बिस्तर पर नहीं होनी चाहिए। खैर, अब तो मैं पूरा दिन इसी सोच में रहती कि आखिर यह सब चल क्या रहा है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने संजय से इस बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन संजय ने भी ऐसे ही बात को टाल दिया और बोल दिया कि ऐसे ही बदलती होगी, इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है। खैर, अब मैंने संजय से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो मेरी सुनने वाले तो थे नहीं।
इसलिए मैंने अपनी सास से भी दोबारा नहीं पूछा, क्योंकि वह भी बहाना बनाकर बात को बदल देती थी। लेकिन मेरे दिमाग से यह बात कहाँ निकलने वाली थी। मैं तो बस दिन रात यही सोचती थी कि आखिर माँ जी के कमरे में होता क्या है। थोड़े ही दिन बाद फिर मैंने देखा कि उनके कमरे से किसी के रोने की आवाज़ आती है। अब तो मुझे पक्का शक होने लगा कि आखिर यह सब क्या हो रहा है, और मुझे लगा कि माँ अपने कमरे में रोती क्यों होगी, उन्हें भला क्या तकलीफ हो सकती है। एक दिन रोने की आवाज़ सुनकर मैं उनके कमरे के पास गई। जैसे दरवाज़ा खटखटाने लगी तो मैंने देखा कि माँ जी की रोने की आवाज़ बंद हो चुकी है। फिर मैंने दोबारा फिर दरवाज़ा नहीं खटखटाया, लेकिन अब तो मेरे होश उड़े जा रहे थे। मैं बार बार यही सोच रही थी कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। आखिर माँ जी अपने कमरे के अंदर करती क्या है। वह चादर बदलना और ऐसे ही रात को उनके कमरे से रोने की आवाज़ें आनी, यह सब बातें मुझे अंदर से झकझोर रही थी। मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। अब तो मुझे माँ पर पूरा शक होने लगा था कि ज़रूर इनके कमरे में कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में मुझे और संजय दोनों को पता नहीं है। लेकिन मुझे इस बारे में पता भी तो लगाना था। तभी एक रात मैं उनके कमरे की खिड़की से झांकने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैंने देखा कि उनके कमरे की खिड़की भी बंद है। मेरी सास कभी भी कमरे की खिड़की बंद करके नहीं सोती थी। वो हमेशा कहती थी कि मुझे बाहर की ताज़ी हवा खाने की आदत है, इसलिए मैं कमरे की खिड़की हमेशा खोल कर रखती हूँ ताकि बाहर की हवा अंदर आती रहे और मुझे सुकून सा मिलता रहे। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया था कि माँ जी को खिड़की बंद करनी पड़ी थी। पिछले तीन पिछले 3 साल से माँ जी ने एक भी दिन अपनी कमरे की खिड़की बंद नहीं की थी। लेकिन अभी जिस दिन से उन्होंने चद्दर बदलना और उनके कमरे से रोने की आवाज़ आनी शुरू हुई, उस दिन के बाद माँ के कमरे की खिड़की कभी खुली रहती ही नहीं थी। अब तो मेरा शक चरम सीमा पर पहुंच चुका था। मुझे इस बात का पता लगाना ही था, लेकिन इस बात का तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि माँ जी के कमरे में ज़रूर कुछ ना कुछ तो होता है, वरना इतनी सारी बातें एक साथ नहीं हो सकती। फिर ऐसे ही मैंने एक दिन सोचा कि क्यों ना मैं उनके कमरे में छुपकर सब कुछ बातों का पता लगाऊं। इसलिए मैंने संजय को सुला दिया और उसके बाद मैं माँ के कमरे में चली गई। जब मैं उनके कमरे में जाकर छुपी, तब माँ जी रसोई घर से कुछ लेने के लिए बाहर निकली थी। इसलिए मैं मौका पाकर उनके कमरे में जाकर छिप गई। थोड़ी ही देर बाद माँ कमरे में आ गई और अपने कमरे की कुंडी लगा ली। उसके बाद जो मैंने देखा उसे देखकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। मैंने देखा कि माँ ने अपनी खिड़की को धीरे से खोला और उस खिड़की से किसी को इशारा करते हुए पिछले दरवाजे तक लेकर आई और पिछले दरवाजे से एक औरत को अपने कमरे में घुसा लिया। अब तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन थी, और उस औरत की गोद में एक बच्चा भी था। तभी माँ उसे जल्दी से अंदर ले आई और कमरे का दरवाज़ा ठीक से बंद कर दिया और उसके गले लग गई। फिर वह दोनों वहाँ पर बैठ गए। अब तो मुझसे रहा नहीं गया कि आखिर यह औरत है कौन और यह गोदी में बच्चा भी कौन है। मुझसे ज़्यादा इंतज़ार नहीं हुआ कि आखिर कब तक सब देखूं। उससे पहले ही मैं जहाँ पर छुपी थी वहाँ से निकलकर उठ खड़ी हुई। मुझे अचानक वहाँ पर देखकर वह घबरा गए। तभी
माँ बोले कि अंजलि, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी मैंने माँ जी के सामने हाथ जोड़ दिए और कहा कि माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं आपकी ताक झाँक करने के लिए यह नहीं छुपी थी, बल्कि मुझे तो फ़िक्र हो रही थी कि आप रोज़ाना इस तरह चद्दर क्यों बदलती है। पहले तो कभी नहीं बदलती थी, और आपके कमरे से जो रोने की आवाज़ आती है, उनसे तो मैं और ज़्यादा परेशान होने लगी थी कि आप कहीं परेशानी में तो नहीं है। इसी बात का पता लगाने के लिए मैं यहाँ पर छुपी थी, क्योंकि आपने मुझे पूछने पर भी कुछ नहीं बताया था। इसलिए माँ, यह औरत कौन है और इनकी गोद में यह बच्चा है, यह कौन है? मेरे सवाल सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए और वह रोने लग गई। वह पास में बैठी हुई औरत भी बिस्तर से खड़ी हो गई। तभी माँ कहने लगी कि यह मेरी बेटी है। तभी तो मेरे होश ही उड़ गए कि संजय तो माँ जी के इकलौते बेटे थे, तो इनकी बेटी कहाँ से आ गई? तभी माँ कहने लगी, यह अपनी छोटी उम्र में ही किसी लड़के के प्यार में पड़कर उसके साथ घर से भागकर शादी कर ली। इसलिए हम लोगों ने इसे बेदखल कर दिया था, और संजय भी बहुत नाराज़ था। इसलिए संजय मुझे बोल दिया कि आज के बाद रेखा का कोई भी नाम तक नहीं लेगा। इसलिए इसका कभी भी जिक्र नहीं हुआ, और संजय ने कहा कि आज के बाद आपका सिर्फ मैं एक बेटा हूँ। संजय ने इससे पूरा रिश्ता नाता तोड़ लिया था। मुझे इसकी बहुत याद आती थी, लेकिन इसकी गलती की सज़ा संजय ने इसे दे दी थी। मुझे भी संजय की बात माननी पड़ी, क्योंकि कहीं न कहीं रेखा भी गलत ही थी। इसलिए अब रेखा का पति इसे छोड़कर कहीं और चला गया है, और यह बेचारी दर-दर भटकती है। एक दिन मैं मंदिर जा रही थी, तब मुझे रेखा रास्ते में मिली और उसने अपनी सारी बात बताई। इसकी गोदी में जो बच्चा है, यह इसी का है। इसलिए मैं दिन में इसको कभी घर पर नहीं लेकर आती हूँ, क्योंकि संजय को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं रेखा का घर पर नाम तक लूँ। इसलिए मैं रात को चोरी चुपके से ही अपने कमरे में ले आती हूँ और पूरी रात इसके साथ ही बिताती हूँ, ताकि इसे भी हल्का महसूस हो, और वह रोने की आवाज़ हम दोनों ही माँ बेटियों की होती है। क्योंकि रेखा जब अपने बुरे दिन बताती है तो मुझसे रहा नहीं जाता, क्योंकि माँ का कलेजा है, दुख से तो भर ही आता है ना। इसलिए हम रोने लगते हैं। और रही बात चद्दर बदलने की, तो इसका बच्चा रात को सूसू कर देता है, जिसकी वजह से हमें चद्दर बदलना पड़ता है। अब मुझे माँ जी की सारी बात समझ में आ चुकी थी। तभी मैंने माँ जी से कहा कि आपको मुझे बताना चाहिए था। तभी माँ बोले कि बेटा, मैं तुम्हें ज़रूर बताती, लेकिन जब यह बात संजय को पता चलती तो वह तो मुझे मार ही डालता। इसलिए मैंने तुम लोगों से यह बात चोरी में ही रखी। खैर, अब तो तुम्हें पता चल ही चुका है, इसलिए संजय को कुछ मत बताना। मैंने माँ जी से कहा कि माँ जी, आप घबराइए मत, कुछ भी नहीं होगा। और उसी समय मैंने झट से संजय को आवाज़ लगाई। संजय भी वहाँ पर आ गए। संजय रेखा को देखकर एकदम से भौचक्का रह गए और आग बबूला हो गए। तभी मैंने जैसे तैसे संजय को संभाला और उन लोगों को समझाया कि गलती किससे नहीं होती है,
और यही गलती रेखा से भी हो गई। अब इसका मतलब यह नहीं है कि रेखा को पूरी उम्र ही सज़ा मिले। मेरी बातों को शायद संजय समझ चुके थे। अब संजय को भी एहसास हो गया था कि उन्हें रेखा को अपना लेना चाहिए, इसलिए सब लोगों ने रेखा को अपना लिया और एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर दी। अब रेखा अपने घर में बहुत राजी खुशी रह रही थी। अब मैं एक रोज़ अपने कमरे में बैठे यही सोच रही थी कि अगर मैं उस कमरे में छुप कर नहीं देखती तो शायद रेखा इसी तरह की दर दर की ठोकरें खाती रहती, क्योंकि माँ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह इन सब का निवारण कर सके और संजय को यह सब बात बता सके, संजय का सामना कर सके। फिर यही सब सोचते सोचते मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि रोज़ाना इसी तरह की अच्छी अच्छी पारिवारिक कहानी, फैमिली कहानी, सस्पेंस कहानियाँ, रोमांटिक कहानियाँ आप लोगों को सुनने को मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कहानी पर। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय। टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।